नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स अनलॉक्ड। नाउ नेपाल एक ऐसा देश है जो बहुत सारी चीज़ों के लिए भारत पर डिपेंड करता है। लिटरली अगर आप देखोगे तो जब भारत का बजट बनाया जाता है तो उसमें 800 करोड़ नेपाल के लिए अलग से एलोकेट किए जाते हैं। और जब भी भारत को एक्स्ट्रा ऐड की आवश्यकता होती है तो भी भारत उसे 100-200 करोड़ देता है। भारत ने नेपाल को कई बार वेरियस टाइप्स की हेल्प की है और इतने सारे हेल्प के बावजूद नेपाल ने जो रिसेंटली किया है, मुझे याद नहीं आ रहा रिसेंट मेमोरी में कि किसी और देश ने भारत के साथ ऐसा किया होगा। एक्चुअली हुआ ये कि एक मीटिंग होनी थी भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बलेन शाह के बीच में। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। इस मीटिंग में ये डिस्कस होना था कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जो डिस्प्यूट है वो कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे नेपाल, चाइना और इंडिया तीनों कंट्री सेटिस्फाइड रहें और नेपाल और इंडिया के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो। यहाँ पर बातचीत बस इतनी सी होनी थी और इसी टॉपिक को लेकर होनी थी। मगर आप देखें, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट मोमेंट पर रिफ्यूज़ कर दिया, डायरेक्टली मना ही कर दिया कि मुझे भारत के फॉरेन सेक्रेटरी से नहीं मिलना है। यह एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में। हमें एज अ कंट्री ये सोचना होगा कि चाहे देखो हम लोग आज के समय पे खुद को सॉफ्ट स्टेट नहीं बुलाते। जैसे पहले कुछ लोग कहते थे कि इंडिया में मॉइस्ट बढ़ गए हैं या एक रेड कॉरिडोर बन गया है इसलिए इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट है। मगर अब हम सॉफ्ट स्टेट नहीं रहे, हम लोगों ने वो मॉइस्ट स्टेट ख़त्म कर दिए, वो रेड कॉरिडोर्स ख़त्म कर दिए। मगर इंटरनेशनली जिस तरीके से नेपाल ने रिएक्ट किया है, उसके अलावा भारत के आसपास के कई सारे देशों ने जैसे रिएक्ट करते हैं कभी कभी, उससे हमको ये सोचना होगा कि जो हमारा साइज है, जो हमारी मिलिट्री पावर है, जो हमारी इकोनॉमी है, उसके हिसाब से क्या हमें जेन्युइन रिस्पेक्ट मिल रही है या नहीं मिल रही है। क्योंकि लिटरली भारत अपने आसपास के देशों को फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है, फंडिंग देता है, उनकी वेरियस टाइप से हेल्प करता है, बट फिर भी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी से ऑल टुगेदर मिलने से मना कर देना एक बहुत बड़ा मतलब सेटबैक है भारत के लिए। दिस इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग टू एंड समवेयर इंसल्टिंग। और ऐसा नहीं है कि ये वन ऑफ द मोमेंट है जब किसी पड़ोसी देश ने या किसी छोटे देश ने हमें छेड़ने की कोशिश की हो। आपको अभी याद होगा कुछ टाइम पहले जब मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोइजू के टाइम पे भी एक ऐसा हुआ था कि मालदीव्स में इंडिया आउट जैसे स्लोगन्स लगने लगे थे। श्रीलंका में भी आए दिन बातें उठती रहती हैं इंडिया के खिलाफ। तो ये हमें सोचना पड़ेगा एज अ कंट्री कि कब तक हम ये सहेंगे। हमें कुछ ना कुछ इसके लिए हार्ड स्टेप तो लेने ही होंगे। और अभी तो देखिए भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, इनकी मीटिंग जो पोस्टपोन हो चुकी है। आप देखोगे इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं आज के समय पे, जहां पे आप देख पाओगे कि देख पाओगे कि भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनकी मीटिंग पोस्टपोन हो चुकी है। नाउ यहाँ पे आपको एक बात समझना होगा कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं कौन। भारत के विदेश मंत्रालय है, इस डॉक्टर एस जयशंकर, इसके नीचे देखोगे 2 हमारे स्टेट मिनिस्टर्स हैं और उसके नीचे जो ब्यूरोक्रेसी की लाइन है उसमें देखोगे विक्रम मिस्री एक बहुत बड़ा नाम है। ये एक IAS ऑफिसर हैं, ये भारत को काफ़ी जगह रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंटरनेशनली। आज के समय फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं और ही इज़ अ वेरी पावरफुल ऑफिशियल। आप देखोगे विक्रम मिस्री कई बार दुनिया भर के कई देशों के मिनिस्टर से मिले हैं, कई कंट्रीज के ऑफिसर से मिले, इवन इफ नेपाल के पुराने प्रधानमंत्री से मिलते हुए उनकी एक तस्वीर देख सकते हैं आप। तो जिन्होंने भारत को कई जगह रिप्रेजेंट किया है, कई बार वेरियस इंटरनेशनल फोरम्स में भारत को उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। और एस जयशंकर, मोदी, बाइडन, इन सबसे वो मिल चुके हैं। लेकिन इनसे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने ये बोल दिया कि हम इनसे नहीं मिलेंगे। और ये एक बहुत बड़ी मतलब बोल सकते हैं कि बहुत इंसल्टिंग सा एलिमेंट है। और इवन ये पुतिन के साथ भी मिल चुके हैं। तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मैं आपको एक पिक्चर्स और फोटोज ये दिखा रहा हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि विक्रम मिस्री कोई छोटे मोटे नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बलेन शाह ने क्या बोला कि मैं इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी से क्यों मिली, अगर मुझे बात करानी है, अगर मुझे मिलवाना है तो मुझे इक्वल स्टेचर से किसी आदमी से मिलवाओ, यानी कि मुझे भारत के प्रधानमंत्री से मिलवाओ। अब इनके हिसाब से इनके इक्वल स्टेचर का आदमी कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। यानी कि इनकी मीटिंग जो है वो सीधा मोदी से कराई जाए इस टॉपिक के लिए बात करने के लिए। क्योंकि अगेन अगर आप इंटरनेशनली देखोगे तो एक कॉमन प्रैक्टिस है, देशों के फॉरेन सेक्रेटरीज, फॉरेन मिनिस्टर काफ़ी बार कंट्रीज के प्रेसिडेंट PM से मिलते हैं। आपको याद होगा अजीत डोवाल गए थे मॉस्को में तो व्लादिमीर पुतिन से मिलकर आए थे। डॉक्टर एस जयशंकर जा चुके हैं व्लादिमीर पुतिन से मिलने। और अब यहाँ नेपाल के प्राइम मिनिस्टर क्या पुतिन से ही बड़े हो गए हैं और इन्होंने सीधा बात करने के लिए इक्वल स्टेचर कोई आदमी भेजो, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को भेजो। ये क्लियरली एक बात इंडिकेट कर रहा है कि नेपाल के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं बलेंद्र शाह, ये इंडिया को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। इनकी पॉलिटिक्स का आप कह लीजिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि इंडिया के अगेंस्ट बोलो और अपने देश में कुछ वोट इकट्ठा करो। रीज़न बहुत ही सिंपल है। देखिए जो ईरान और US के बीच हुआ है, जो ईरान और US के बीच जो वॉर चल रही है, उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी बहुत सारी प्रॉब्लम आई है। जो GDP ग्रोथ रेट है वो हाई मतलब वो उससे बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुई है। ओवरऑल जिस स्पीड से पॉवर्टी कम होनी चाहिए उस स्पीड से कम नहीं होगी। दुनिया भर की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। झटका नेपाल को भी लगने वाला है और नेपाल को तो ज़्यादा झटका लगेगा क्योंकि एक लैंड लॉक कंट्री है। अब है जो बलेन शाह रिसेंटली बने हैं नए नए प्राइम मिनिस्टर, इनको पता है कि जिस तरीके से ये आए हैं बेसिकली ये एक रैप स्टार हैं।
ठीक है। ये म्यूज़िक वगैरह बनाते थे, एक लोगों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए, काफ़ी यंग एज में प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। ये कुछ वैसा सा ही है जैसा कि यूक्रेन में जेलेंस्की के साथ हुआ। जेलेंस्की भी कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, वो उन्हें पता सच्चाई के बारे में कोई आइडिया नहीं था, उन्हें कुछ नहीं पता था कि चल क्या रहा है देश में, बट वो एक कॉमेडियन थे, वो फेमस हुए और फिर अचानक से वो प्रेसिडेंट बन गए। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने ऊट पटांग हरकतें की, और रिजल्ट ये हुआ कि अब रसिया और यूक्रेन का बहुत बड़ा वॉर चल रहा है पिछले 4-5 सालों से। क्योंकि इनको सेम ऐसे ही अगर देखा जाए तो बलेंसा का भी है, क्योंकि इनको भी अच्छे से पता है कि जो मेन कोर प्रॉब्लम्स है नेपाल की वो ये दूर नहीं कर पाएंगे। चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, इकोनॉमी की बात हो, या इंडस्ट्रीज़ की बात हो, या किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो, ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये लोगों का ध्यान भटकाए कैसे? तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिया आउट या इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलो, इससे एक प्रॉब्लम को भटकाने की कोशिश करेंगे। ये बोलेंगे कि इंडिया ने जो एरिया कब्जा कर रखा है नेपाल का इन लोगों के हिसाब से, वो सब वापस दे दो, और हर बात में घुमा फिरा के इंडिया को लाएंगे, ताकि इनकी पॉलिटिक्स का जो मेन कोर इशू है वो मेन कोर इशूज से हटके इन बाहर की बातों पे चला जाए। इसके 2 रीजन है। पहली बात तो भारत बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। हमारी तरफ से नेपाल को ये एश्योरिटी मिल ही चुकी है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप कैसे भी रिएक्ट कर लीजिए, लेकिन जैसे भारत का बजट आएगा वहाँ पे आपको 800 से 900 करोड़ रुपये मिल जाएंगे हर साल। और उसके अलावा नेपाल की करेंसी को भारत सपोर्ट करता रहेगा, आरबीआई उसको सपोर्ट करता रहेगा नेपाल को। और हमने कभी नहीं, मतलब हमने नेपाल को कभी नहीं छोड़ा किसी भी सिचुएशन में। नेपाल को कंप्लीट सपोर्ट मिलता है भारत से। और इसके अलावा अगर मान लीजिए भगवान ना करे एक नेपाल में कोई कुदरती आपदा आती, चाहे भूकंप आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे भूस्खलन हो, या कुछ भी हो, तब भारत हेल्प करने के तैयार रहेगा। भारत की आर्मी जाती है वहाँ पे हेल्प करने के लिए। इंडिया जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ऐड उनको प्रोवाइड करता है। सो दे नो कि दे कैन से ऑल दिस थिंग एंड दे कैन गेट अवे विद दैट। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कैन वी अलाउ दिस? क्या हम ये अलाउ कर सकते हैं कि कोई हमारे देश के फॉरेन सेक्रेटरी को मना कर दे मिलने से, जिसको हम लिटरली पैसा दे रहे हैं, जिसे हम सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी इकोनॉमी को पूरी तरीके से हम संभाल रहे हैं, जिसकी इकोनॉमी पूरी तरीके से इंडिया पर डिपेंडेंट है, जिसके सिटीजन्स को हम अपनी कंट्री में नौकरी देते हैं, आर्मी में रखते हैं। इवन इफ आप देखोगे तो भारत में बहुत सारी जो अनरेगुलर जॉब्स हैं उसमें बहुत सारे नेपालीज हैं। सो आप लोग कह लीजिए कि जिसकी पूरी की पूरी कंट्री को कहीं ना कहीं भारत ने एक तरीके से संभाल के रखा हुआ, बचा के रखा है, बॉर्डर सिक्योरिटी से लेकर हर तरीके की सिक्योरिटी दे रहा है, इकोनॉमी में दे रहा है, वो कंट्री हमसे ऐसे रिएक्ट करेगी, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और आप लोग एक बार को सोच के देखिए, चाइना जब से इकोनॉमिकली डेवलपमेंट किया है तब से उसने एक नया पैटर्न बनाया हुआ है, उसका एक नया वर्जन सामने आया। वो वर्जन ये है कि वो बोलता है कि ताइवान चाइना का इतने साल पहले पार्ट था तो अब मुझे दे दो। 2000 साल पहले जापान मेरा पार्ट था इसलिए जापान मुझे दे दो। इतने साल पहले मुझे तिब्बत मेरा पार्ट था इसलिए तिब्बत मुझे दे दो। और जो ये बोलते हैं कि हमें वापस दे दो। और इंडिया के साथ इसका जस्ट उल्टा हो रहा है। नेपाल भारत की टेरिटरीज को बोल रहा है नहीं ये हमारा है और इसे हमें कर दो। अब आप खुद ही सोच के देखिए, हमारे केस में नेपाल की पॉलिटिक्स इस बात पे चल रही है कि कौन सा नेता इंडिया के कितने बड़े इलाके को, कितने बड़े ज़मीन को या पार्ट को बताएगा कि नेपाल का है। यह बिरेन शाह जी जो आज के समय पीएम हैं, नेपाल में जब वो पीएम नहीं थे उस वक्त इनके ऑफिस में एक ग्रेटर नेपाल का मैप लगा होता था। इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पे बहुत सारा उत्तराखंड का, इवन कुछ और स्टेट्स का, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, इवन सिक्किम के बहुत सारे एरिया को ग्रेटर नेपाल में दिखा रखा है। अभी भी आप अगर देखें तो मेन इशू रिसेंटली स्टार्ट भी यहीं से हुआ। इन्होंने लिपू लेक के पास से जो जगह है उसमें बोला कि वहाँ से आप मानसरोवर की यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर मैं आपको समझाऊँ तो लिपू लेक के पास जो जगह है ये भारत और नेपाल मतलब भारत और नेपाल के बीच में है, ये भारत का पार्ट है। लेकिन नेपाल की गवर्नमेंट ऑफिशियली ये क्लेम करती है कि ये सारा जो पार्ट है ये नेपाल को बिलोंग करता है। और रिसेंटली नेपाल ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर जो भी भारत के प्लान्स थे वो सब कैंसिल कर दिए, ये बोलकर कि देखो लिपू लेक के पास की जो ज़मीन है वो भी डिस्प्यूटेड है, यहाँ से यात्रा आप नहीं कर सकते। इंडिया ने सिंपली इसके रिस्पॉन्स में ये कहा कि वी आर रेडी टू टॉक विद नेपाल के साथ हमारे ब्रदरली रिलेशंस हैं, तो हम बैठ के इसके बारे में बात कर सकते हैं। क्योंकि देखिए भारतीय सेना में भी नेपाल के बहुत सारे लोग सर्व कर रहे हैं आज भी। सो अगेन बात यह है कि इंडिया नेपाल का रिलेशन जो है नॉर्मल रिलेशन नहीं है। लोग, आपने बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी कि इंडिया और नेपाल का रिलेशन रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है। सो बहुत सारे टाइस है उसके साथ, ऑलमोस्ट सेम कल्चर, सेम खाना पीना। कैलाश मानसरोवर की यात्रा अगर आप देखें तो 1954 से होती आ रही है। जब अब अचानक से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे आपत्ति लगा देना और बोलना कि यहाँ पे लिपू लेक का प्रॉब्लम इन्वॉल्व है, डिस्प्यूट है, ये है वो है, दिस क्लियरली शोज कि अब जो नेपाल के नए पीएम बने हैं ये इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये एक प्रॉब्लम
स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं भारत की असर्टिवनेस का है। इसमें भारत की समस्या ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये सिर्फ नेपाल में नहीं हुआ, ये नेपाल में पहली बार नहीं हुआ, या नेपाल की प्रॉब्लम नहीं है। आप सोच कर देखिए, बांग्लादेश जिसे हम जो कम्प्लीटली भारत पर डिपेंडेंट है पानी के लिए, जिसमें भारत और वहाँ पे मतलब भारत और रसिया मिलकर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हैं, अडानी उनको बिजली प्रोवाइड करता है, हम वेरियस तरीके से बांग्लादेश की हेल्प करते हैं। तब भी मोहम्मद यूनुस के टाइम पे बांग्लादेश में क्या क्या सुनने को मिला, हम यहाँ पे, वो वहाँ चाइना में जाके ये तक बोल के आ गए कि हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को भारत से अलग कर देंगे। सो इस लेवल तक बोलना। और अभी अचानक से एक और चीज़ आपने सुना होगा कि इलीगल इमिग्रेशन के बारे में उन्होंने क्या बोला, भारत के 2 स्टेट्स में बीजेपी गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट 2 जीतती है, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ये भारत जो है नेपाल के जो नेपाल बोल रहा हूँ, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उस पर कुछ नहीं करे। सो आई मीन लिटरली दे आर प्रोवोकिंग इंडिया अगेन एंड लेटर। सो आई मीन अब बैक टू द नेपाल केस। सो आई मीन दे आर क्लेमिंग आवर लैंड। नेपाल इज डायरेक्टली, कितनी अजीब बात है कि नेपाल डायरेक्टली क्लेम कर रहा है कि भारत की जो ज़मीन है ये हमारा है, और चाइना के केस में बिल्कुल रिवर्स होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई देश चाइना का लैंड क्लेम करे, और अगेन इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम मिलिटरली कुछ बड़ा करें या कुछ अग्रेशन करें, बट आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि भारत की ब्यूरोक्रेसी को, भारत की पॉलिटिकल विल को ये बात बतानी पड़ेगी, उनको बार बार दिखाना पड़ेगा कि नहीं भाई, अगर आप हमें ये क्लेम करेंगे तो हमें इसके रिपरकशंस होंगे, हम इसके कुछ ना कुछ जवाब देंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं और कहाँ तक कर सकते हैं आपको पता नहीं होगा। सो और उसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि जैसे हमारे देश को दिखाया जाता है, हमारे बड़े शहरों में कहीं कचरा पड़ा हुआ है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ केओस है हर जगह, हमें इसे भी सॉल्व करना होगा। वी नीड टू अपीयर एज अ स्ट्रॉन्गर एंड यूनाइटेड कंट्री। एक ऐसा देश जिसकी ज़मीन को अगर आप क्लेम करते हो तो उसके रिपरकशंस आप पे होंगे। सो वी नीड टू क्रिएट एन इमेज लाइक दैट, सॉफ्ट से, जैसे कि नहीं आप हमें कुछ भी बोल दे और कुछ भी कह दें और उसके साथ आप गेट अवे हो सकते हैं, उसको कुछ भी बोल के, कुछ भी कह के, कुछ भी करके आप चले जा सकते हैं। जिस तरीके से अभी कुछ लोग कुछ स्टेट्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलने वाला। बट बाहर की दुनिया जिस तरीके से आज के टाइम पे रिएक्ट कर रही है, क्लियरली दिस इज़ अ सॉफ्ट स्टेट। और इस टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। आई वुड लव टू नो दैट।